हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम एनसीईआरटी साइंस करने जा रहे हैं जो हरियाणा गवर्नमेंट ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आपने एक वीडियो को अच्छे से कर लिया ना 15 के 15 क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो हम छठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर, जो भी ना जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट हम मधुमक्खी फूलों में मीठा रस एकत्रित करके शहद बनाकर उनके छत्तों को इकट्ठा करती है। मीठा रस क्या कहलाता है? तो मीठा रस क्या कहलाता है? मकरंद कहलाता है। हमारे भोजन का मुख्य स्रोत क्या है? तुम्हारे भोजन का मुख्य स्रोत क्या है? पादप व जंतु है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो जंतु मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। जो जंतु पादप एवं वन्य जंतु दोनों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो दोनों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वहारी जंतु कहा जाता है। सेकंड चैप्टर, हमारे भोजन का मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? तुम्हारे भोजन का मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन व खनिज लवण है। तो नेक्स्ट, जब हम आंतर सोडियम विलियम में 2-3 बूंदे भोजन सामग्री पर डालते हैं तो कौन सा रंग इसमें स्टार्च होने का संकेत देता है? तो कौन सा रंग देता है? जब आयोडीन विलियम में 2-3 बूंदे डालते हैं तो नीला काला रंग। यदि हम भोजन सामग्री पर 2 बूंदे कॉपर सल्फेट विलयन तथा 10 बूंदे कॉस्टिंग सोडा विलयन की डालते हैं तो प्रोटीन की मौजूद में कौन सा रंग होता है? तो हम भोजन पर 2 बूंदे कॉपर सल्फेट और 10 बूंदे कॉस्टिंग सोडा की डालते हैं तो कौन सा रंग होता है? तो ये बैंगनी रंग होता है। निम्न में से ऊर्जा देने वाला भोजन है, तो इनमें से ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट व वसा दोनों हमें ऊर्जा देते हैं। निम्न में से कौन सा शरीर हष्ट-पुष्ट भोजन बनाने वाला भोजन है? तो हष्ट-पुष्ट कौन बनाता है हमारे शरीर को? प्रोटीन बनाता है। निम्न में से निम्न में से कौन हमारे शरीर की बीमारी से बचाने में मदद करता है? तो हमारे शरीर को बीमारी से कौन बचाता है? विटामिन बचाता है। कौन सा विटामिन हमारे त्वचा को तंदुरुस्त रखता है? तो त्वचा के लिए कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। कौन सा विटामिन हमारी आंखों को तंदुरुस्त रखता है? तो आंखों के लिए विटामिन कौन सा है? तो आंखों के लिए भी विटामिन ए है। निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर को कई बीमारियों से लड़ने में मदद करता है? तो हमारे शरीर को बीमारी में लड़ने में कौन मदद करता है? विटामिन सी करता है। कौन सा विटामिन हमारी हड्डी व दांतों को कैल्शियम कैल्शियम का इस्तेमाल करने में मदद करता है? तो कैल्शियम का इस्तेमाल में कौन सा विटामिन करता है? तो विटामिन डी। तो विटामिन डी का मेन स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। गाजर, पपीता, दूध तथा आम में मुख्य तौर पर कौन सा विटामिन होता है? तो गाजर, पपीता और दूध में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए होता है। शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, गेहूं, चावल, बाजरा, आम तथा मक्का हमें से क्या मिलता है? तो इनसे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। किसके? शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, गेहूं, चावल, बाजरा, आम और मक्का से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। हमें वसा वाला भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो वसा वाला भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? पादप व जंतुओं से हमें वसा वाला भोजन प्राप्त होता है। निम्न में से कौन हमें जंतुओं से प्राप्त नहीं होता? तो जंतुओं से हमें क्या नहीं प्राप्त होता है? तो जंतुओं से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होता। निम्न में से किससे प्रोटीन का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है? तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? सोयाबीन में से ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत है? तो इनमें से प्रोटीन का स्रोत कौन होता है? मछली, पनीर, दूध, मटर व तंदूर दाल प्रोटीन के स्रोत हैं। निम्न में से कौन विटामिन बी के स्रोत है? तो विटामिन बी कौन कौन सी चीज से प्राप्त होता है? हमें गेहूं, चावल व यकृत से विटामिन बी प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा विटामिन डी का स्रोत और विटामिन सी कहाँ से प्राप्त होता है हमें? विटामिन सी अमरूद, संतरा, टमाटर, हरी मिर्च व नींबू व आंवला से खट्टे पदार्थों से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। निम्न में से कौन विटामिन डी का स्रोत है? तो विटामिन डी का क्या क्या स्रोत है? मछली, अंडा, यकृत, दूध व मक्खन मीठे विटामिन डी के स्रोत हैं। सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा विटामिन सी कौन से में पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा तत्व हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान नहीं करता? तो इनमें से पोषक तत्व कौन प्रदान नहीं करता? डाइटरी रेशे हमें पोषक तत्व प्रदान नहीं करते। निम्न में से हमारे शरीर के अपचित भोजन को बाहर निकालने में मदद करता है? तो अपचित भोजन को बाहर निकालने में कौन मदद करता है? डाइट्रिक रेशे मदद करते हैं। निम्न में से कौन आयोडीन का स्रोत है? तो आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है? मैंने अदरक व मछली से। निम्न में से फास्फोरस के स्रोत है? तो फास्फोरस का स्रोत क्या क्या है? दूध, केला व मिर्च।
निम्न में से कौन आयोडीन लोहा के स्रोत है? तो आयोडीन स्रोत क्या क्या? पालक, सेब व मांस है। निम्न में से कौन कैल्शियम का स्रोत है? तो कैल्शियम हमें कहाँ से प्राप्त होती है? अंडे व दूध से हमें कैल्शियम प्राप्त होती है। कौन सा विटामिन खाना पकाने के दौरान आसानी से समाप्त हो जाता है? तो कौन सा विटामिन होता है खाना पकाते समय? विटामिन सी। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं करता तो उसे कौन सी बीमारी होती है? अगर हम लंबे समय तक प्रोटीन इस्तेमाल नहीं करते, कौन सी बीमारी हो जाएगी? असमान वृद्धि में चेहरे पर सूजन, बालों का रंग झड़ना, चर्म रोग व डायरिया उपरोक्त सभी रोग हो जाएंगे। तो इसलिए वह टाइम टाइम से विटामिन लेते रहना। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए से दृष्टि व रतन निरोध होता है। विटामिन बी से कौन सी बीमारी होता है? तो विटामिन B1 से बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी से सक्रिय रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से गेंगा रोग होता है। कमजोर हड्डी व दांत सड़ना है, तो क्या है ये? तो सॉरी विटामिन आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गेंगा रोग होता है। कमजोर हड्डी दांत व सड़न रोग की किसकी कमी से होता है? तो ये किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से कौन कौन होता है? कमजोर हड्डी व दांत सड़न रोग होते हैं। सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में 42%। कितना? 42% सोयाबीन में प्रोटीन होता है। शहद का मुख्य घटक क्या है? तो शहद का मुख्य घटक क्या? फ्रक्टोज है। क्या है शहद का मुख्य घटक? फ्रक्टोज है। निम्न में से कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? तो तत्काल ऊर्जा हमें कौन प्राप्त करता है? ग्लूकोज से। तो हमें तत्काल ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण कौन करता है? तो हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन करता है। निम्न में से ऊर्जा किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? तो हमें विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। निम्न में से बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण होती है? तो विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्वाटिश्योर बीमारी होती है। निम्न में से हमारे शरीर में सार्वजनिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा में कहां से प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। निम्न में से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंग ने की थी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का एस्बोरिक अम्ल है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? क्या? कैल्सीफेरोल है विटामिन डी का रासायनिक नाम। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या? विटामिन ई का रासायनिक नाम टैकोफेराल है। और विटामिन की का रासायनिक नाम क्या? फिलोक्सीविनोन है। फिलोक्सीविनोन है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी12 का साइनोकोबालामिन है। विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग होता है। विटामिन के की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का धक्का न बनना बीमारी होती है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में ए डी ई के। कौन कौन से? ए डी ई के घुलनशील है। निम्न से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में कौन सा है? BC। इसकी ट्रिक क्या है? गई भैंस पानी में, तो BC पानी में घुलनशील है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट B12 विटामिन में पाया जाता है। परमाणु सिद्धांत के पिता जॉन डाल्टन के समान व डाल्टनियन नाम किस रासायनिक रिएक्टर ने दिया था? तो किसने दिया था? रंगीन अध्यापन में। तो हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज इस क्लास को लाइक, शेयर और जो भी नया जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो रेशा व वस्त्र नेक्स्ट चैप्टर। निम्न में से एक प्राकृतिक रेशा है, तो इनमें से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? रेशम एक प्राकृतिक रेशा है। निम्न में से एक मानव निर्मित रेशा है, तो मानव कौन सा है? एक्रिकलिक मानवरहित रेशा है। रुई में कंघी करके इसके रेशों को बीजों से अलग किया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? गिनिंग प्रक्रिया कहलाती है। भारत में सन जूट का उत्पादन मुख्य तौर पर किन राज्यों में होता है? तो जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल, बिहार व असम में होता है। कहाँ पर जूट का उत्पादन? पश्चिम बंगाल, बिहार व असम में होता है। ये स्ट्रैटेजी का भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
भारत सरकार द्वारा खाद्य व ग्रामोद्योग उद्योग का गठन कब किया गया? तो उद्योग का गठन कब किया गया था? 1956 में। कब? खाद्य व ग्रामोद्योग का गठन 1956 में किया गया। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी है। रेशों से धागे बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेशों धागे बनाने की प्रक्रिया को कातना कहते हैं। वस्त्र बनाने की किस प्रक्रिया में केवल एक धागे से पूरा वस्त्र बनाया जाता है? तो किससे बनाया जाता है? निफ्टिंग से बनाया जाता है। वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में दो धागों को एक साथ मिलाकर पूरा वस्त्र बनाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं। फ्लैक्स नामक पादप में से प्राकृतिक रेशा प्राप्त की जाती है। पादप किस देश में उगाया जाता है? तो पादप कौन से देश में उगाया जाता है? ये मिस्र देश में उगाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर इसमें हम चौथे व पांचवें चैप्टर की एक साथ करेंगे, तो प्लीज इस क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना। निम्न में से अलग क्या है? तो इनमें से अलग क्या है? तो इनमें से अलग बेबी है। बिन को अलग करे तो इनमें से अलग कौन सा है? डायरेक्टली करते जाओ भाई। नाव, बोट इनसे अलग है। निम्न में से अलग क्या है? इनमें से अलग क्या है? बालू अलग है। बालू एक मिट्टी है। नमक को समुद्र के जल से किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? तो नमक को समुद्र के जल से वाष्पीकरण की विधि द्वारा अलग किया जाता है। तैयार चाय में से किस प्रक्रिया के द्वारा चाय की पत्तियों को अलग किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? निषेधन के द्वारा। किसके द्वारा? निषेधन के द्वारा। पानी तथा तेल के मिश्रण को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? तो पानी व तेल के मिश्रण को डिकटेशन के द्वारा अलग किया जाता है। जब किसी मिश्रण में पानी डालने पर बाहरी पदार्थ नीचे बैठ जाता है तो उस प्रक्रिया क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को रेडिमेशन अभिक्रिया कहते हैं। किसी मिश्रण में से अलग अलग आकार के पदार्थों को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? तो किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? तो छानकर अलग किया जाता है। भारी तथा हल्के पदार्थों के मिश्रण को हवा द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को विनोन कहते हैं। भूसे से अनाज के दानों को अलग करने की प्रक्रिया, तो ये थ्रेसिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो नेक्स्ट हम 6 व 7 चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे। तो ये क्लास बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, जरूर इस क्लास को एक बार ध्यान से देख लेना। एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। निम्न में से बदलाव को किस को फिर से वापस उसी तरह का बनाया जा सकता है? तो चीनी का जल में घुलना। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से धातु गर्म होने पर फैल जाती है, धातु ठंडी होकर सिकुड़ जाती है, थर्मोमीटर से पारे का उपयोग किया जाता है। ये उपयोग तो तीनों सही हैं। निम्न में से कौन सा श्रब है? तो इनमें से श्रब कौन सा है? नींबू एक शब्द है। यदि किसी पादप के जड़े रेशेदार है तो उनकी पत्तियों में किस तरह का शिरा विनाश होता है? तो किस होता है? समानांतर शिरा विनाश होता है। निम्न में से कौन सी पत्तियों में जालीदार शिरा विनाश होता है? तो धनिया में जालीदार शिरा विनाश होता है। जिन पादप की पत्तियों को जालीदार शिरा विनाश होता है उन्हें जड़ें कैसे होती है? उनकी जड़ें मूल जड़ें होती हैं। किसी पादप की पत्ती में समांतर शिरा विनाश है तो उनकी जड़ें कैसे होती है? अगर समांतर शिरा विनाश है उनकी जड़ें रेशेदार जड़ें होती हैं। जिन पादपों की मुख्य जड़ न हो और सभी जड़ें एक जैसी दिखाई दे उन जड़ों को क्या कहते हैं? तो उन जड़ों को रेशेदार जड़ें कहा जाता है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल तथा कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है, तो ये क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ये प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। पत्ते का वह भाग जिसमें पत्ता तने से जुड़ा होता है तो क्या कहलाता है? वो पेटियोल कहलाता है। क्या कहलाता है? वो पेटियोल कहलाता है। पत्ते का वह भाग जो चौड़ा व हरा होता है वो क्या कहलाता है? वो लैमिनिना कहलाता है। कौन सा? चौड़ा व हरा भाग लैमिनिना कहलाता है। पत्ते का सिराओं द्वारा बनाया गया डिजाइन क्या कहलाता है? तो पत्ती सिरा विन्यास कहलाता है। निम्न में से सही नहीं है, तो इनमें से सही कौन सा नहीं है? स्त्री केसर फूल को मादा भाग है, स्टेमन फूल का नर भाग है, सेपल छोटी पत्तियों का आकार व संरचना, ये उपरोक्त तो तीनों सही हैं। तो नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यू करेंगे। कौन से के? चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यू। तो प्लीज क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना भाई। कौन से जाइटम हमारे सिर के सभी दिशाओं में घूमने में मदद करता है? तो कौन करता है? बाल व सॉकेट जाइटन। हमारे कंधे में कौन सा जाइट होता है? तो कंधे में बॉल व सॉकेट जाइट्स होता है, ज्वाइंट होता है।
हमारी गर्दन जहाँ से शीर्ष के साथ जुड़ी होती है वो कौन सा ज्वाइंट होता है, तो वहाँ पे कौन सा ज्वाइंट होता है, प्योटल ज्वाइंट होता है। कौन सा होता है, हमारी गर्दन सिर के साथ जुड़ी होती है वहाँ पर प्योटल ज्वाइंट होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। हमारी कोहनी में कौन सा ज्वाइंट होता है, तो कोहनी में हिंज ज्वाइंट होता है। क्या होता है, कोहनी में हिंज ज्वाइंट होता है। हमारा ऊपरी जबड़े तथा बाकी सिर के मध्य कौन सा ज्वाइंट होता है, तो ऊपरी जबड़े और बाकी सिर के मध्य तो स्थिर ज्वाइंट होता है। हमारी कलाई कई छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें काप्रल कहा जाता है। हमारी कलाई छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, काप्रल कहा जाता है। छाती की हड्डी और रीढ़ की हड्डी को एक साथ जोड़ने वाली हड्डियां एक बक्स बनाती है, ये क्या कहलाती है, तो ये रिब पिंजरा कहलाती है। हमारी छाती में हर तरफ कुल कितनी पसलियां होती हैं, तो छाती में हर तरफ 12 पसलियां होती हैं। हमारा केसुरुदंड कई छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है, जिन्हें केसुरकाएं कहते हैं। हमारी केसुरकाओं में कितनी कोशिका होती हैं, तो केसुरकाओं में 33 कोशिका होती है। हमारे पेट के निचले हिस्से के बंद हड्डियां वह भाग जहां हम बैठते हैं उन हड्डियों को क्या कहते हैं, तो उन हड्डियों को पेल्विक हड्डियां कहा जाता है। क्या कहता है, उन हड्डियों को पेल्विक हड्डियां कहा जाता है। हमारे कान का ऊपरी भाग किससे बना होता है, तो ऊपरी कान उपस्थित होता है। एक केंचुए में कितनी हड्डियां होती हैं, तो केंचुए में 0 हड्डियां होती हैं। एक गेंगे में कितनी हड्डियां होती है, तो गेंगे में 0 हड्डियां होती हैं। तिलचटे में कितनी जोड़ी टांगे होती है, तो तिलचटे में 3 जोड़ी टांगे होती हैं। मछली के शरीर की बनावट क्या कहलाती है, तो सुस्थित शरीर कहलाती है मछली के शरीर की बनावट। गेट ऑफ एनिमल नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो गेट ऑफ एनिमल नामक पुस्तक अरिस्टो ने लिखी थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में कुल मांसपेशियां कितनी होती हैं, तो मानव शरीर में कुल मांसपेशियां 656 होती हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे लंबी हड्डी फीमर की होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। मानव शरीर में कार्डियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, उपस्थिति में पाए जाते हैं। हमारे शरीर में महारंद जो एक द्वार का कहाँ होता है, तो ये कहाँ पे होता है, द्वार का कपाल में होता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो मनुष्य की खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। दांतों तथा हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो दांत तथा हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है, तो कैल्शियम की कमी के कारण हमारे बूढ़े हो जाने पर हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कौन सा उत्तक अस्थियों और मांसपेशियों को जोड़ता है, तो अस्थियों मांसपेशियों को जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। निम्न में से कौन सी हड्डी मानव शरीर के पैर की हड्डी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, ह्यूमरस हड्डी नहीं है। ऑडोलॉजी विज्ञान की शाखा का संबंध किसके अध्ययन से है, तो ऑडोटोलॉजी में दांत का अध्ययन किया जाता है। निम्न में से जीव की पसलियों की संख्या सबसे अधिक है, तो इनमें से सांप की पसलियों में सबसे ज्यादा पसलियां होती हैं। मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, तो मनुष्य के चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। हमारे दोनों हाथों में तथा दोनों पैरों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो कितनी हड्डियां होती हैं, 40 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यू करने जा रहे हैं, तो प्लीज इस क्लास को लाइक शेयर और जो भी नए जुड़े हुए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। कौन सा जीव विभिन्न स्थानों पर पाया जाता है, तो कौन सा जीव है इनमें से, चींटी विभिन्न स्थानों पर पाया जाता है। निम्न में से कौन सा जानवर को पसीना नहीं आता, तो पसीना ऊंट को नहीं आता। निम्न में से कौन से जानवर में गलफड़े नहीं होते, तो डॉल्फिन में व्हेल में गलफड़े नहीं होते। निम्न में से रेस्पिरेशन नहीं है, तो इनमें से रेस्पिरेशन के कौन सा नहीं है, इनमें से कोई नहीं। गेहूं, केचुआ और बिल इन सभी में रेस्पिरेशन होता है। कैक्टस में सामान्य प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है, तो कैक्टस में तने के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। केचुआ सांस कहाँ से लेता है, तो केचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। जो पादप व जंतु जमीन पर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्थलीय हैबिटेट कहा जाता है, जो जमीन पर रहते हैं। पादप व जंतु जिस हैबिटेट में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। निम्न में से अबायोटिक कंपोनेंट है, तो अबायोटिक कंपोनेंट कौन सा है, पत्थर।
तो हम 10 नंबर चैप्टर के एमसीक्यू करने जा रहे हैं। तो आप सभी कमेंट कर जुड़ जाना कि आपको क्लास कैसी लग रही है। लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर है। 1790 में किस देश के मैट्रिक सिस्टम नामक पैमाना ऐसा ही मात्रक की शुरुआत की थी, तो ऐसा ही मात्रक की शुरुआत किसने की थी, फ्रांस ने। सिलाई मशीन की सुई किस गति की ओर संकेत करती है, ये पीरियोडिक गति की ओर संकेत करती है। साइकिल के पहिए की गति कौन सी गति होती है, साइकिल के पहिए में वृत्तीय गति होती है। झूले पर बच्चे की गति कौन सी गति होती है, तो ये पीरियोडिक गति होती है। तो चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यू करने जा रहे हैं। प्रकाश कैसी गति करता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। जिस बीम में से धुंधला दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे पारभासी कहा जाता है। जिस बीम से प्रकाश आसानी से आर पार चला जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे पारदर्शी कहते हैं। और जिसे धुंधला दिखाई देता है उसे पारभासी, और जिसे आर पार दिख जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं। जिस बीम में से प्रकाश आर पार न जाए उसे क्या कहते हैं, उसे अस्पष्ट कहा जाता है। इनमें से कौन सा गलत है, तो इनमें से गलत कौन सा है भाई, थर्मोकपल से विद्युत धारा का प्रभाव होता है, ये गलत है। तो बिजली के पथ को बंद करने वाली युक्ति स्विच कहलाती है। बिजली के सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, धातुओं में विद्युत प्रभाव होता है, ये उपरोक्त तीनों सही है, और ये थर्मोकपल से विद्युत धारा का प्रभाव होता है, ये गलत है। तो अब चैप्टर नंबर 13 व 14 के एमसीक्यू करेंगे। निम्न में से कौन सा चुंबकीय सामग्री है, तो चुंबकीय सामग्री कौन सी है, लोहा, कोबाल्ट और निकल, ये तीनों चुंबकीय सामग्री है। एक चुंबक को अपनी चुंबकीय अक्षमता कब खो देता है, तो उसको गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने से और कुछ ऊंचाई से गिराने से एक चुंबक अपनी चुंबकीय शक्ति खो देता है। निम्न में से मानव निर्मित चुंबक कौन सा है, तो ये बार चुंबक, गोड़ा सुचुंबक, बेलनाकार चुंबक व बाल चुंबक, ये उपरोक्त सभी मानव निर्मित चुंबक है। एक कंपास सुई हमेशा किस दिशा में रहती है, तो कंपास की सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। निम्न में से असत्य कौन सा है, तो इनमें चुंबक को हमेशा जोड़े विपरीत सिरे के साथ रखने चाहिए, ये गलत है। तो मतलब चुंबक के एक सिरे दूसरे सिरे को दूर भगाते हैं, मतलब ये पॉजिटिव दूर भगाते हैं। चुंबक के विपरीत सिरे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आकर्षित करते हैं। एक चुंबक को हमेशा 2 सिरे होते हैं, चुंबक में 2 सिरे होते हैं। निम्न में से संघनन का उदाहरण कौन सा है, तो संघनन का उदाहरण कौन सा है, ठंडे पानी के गिलास के बाहर पानी की बूंदे आना, ऐसे गिलास के बाहर छोटी छोटी ना बूंदे आ जाती है, संघनन का उदाहरण है। निम्न में से सही कौन सा, तो इनमें सही कौन सा, एक साल या इससे अधिक समय तक वर्षा न होने पर अकाल पड़ जाता है, मतलब 1 साल या इससे ज्यादा वर्षा न होने पर अकाल पड़ जाता है, ये सही है। तो हम चैप्टर नंबर 15 व 16 के एमसीक्यू करेंगे। वायु विभिन्न गैसों का उदाहरण, तो वायु गैसों का क्या है, तो वायु गैसों का मिश्रण है। तो वायु में गैसें मिश्रण में रहती हैं। हरे पादप द्वारा भोजन बनाने के लिए वायु के किस घटक का उपयोग किया जाता है, तो किस घटक का उपयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी के चारों तरफ वायु की परतों को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल होता है। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, तो हवा में ऑक्सीजन 21% होती है, और हवा में नाइट्रोजन 78% होती है, और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। कुछ सामग्री का सड़ कर खाद बनना क्या कहलाता है, कंपोस्टिंग कहता है, मतलब ऐसे मतलब कुछ पदार्थों को सड़कर खाद बन जाता है ना, कंपोस्टिंग कहलाता है। केचुए की मदद से कंपोस्ट बनाना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। केचुए के द्वारा खाद बनाना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट कर बताना कि आपने 6ठी क्लास के एमसीक्यू कैसे लगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी ना, प्लीज क्लास को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप सभी कमेंट करोगे ना, नेक्स्ट वीडियो हम ना 7 से लेकर 10 तक कंप्लीट वीडियो अपलोड कर देंगे। तो प्लीज इस क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना।